Welcome back friends in another very important video tutorial from Unique Life Sciences, and today we will study about the structure of the chromosome। आज हम पढ़ेंगे गुणसूत्र की संरचना के बारे में। यदि आपने लास्ट वीडियो लेक्चर देखा हो तो मैंने वहां पर पढ़ाया था डीएनए की पैकिंग, और डीएनए की पैकिंग जब होती है तो लास्ट में बनता है उसकी सबसे संगठित सबसे कंडेंस्ड स्ट्रक्चर क्रोमोजोम या गुणसूत्र। तो यदि अभी तक आपने वो वीडियो लेक्चर नहीं देखा तो वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर है, वो जरूर जाकर देखिए। आपको डिस्क्रिप्शन में या आई बटन में उसका लिंक जरूर मिल जाएगा। नाम है डीएनए पैकिंग। तो डीएनए पैकिंग में क्या होता है कि एक डीएनए का जो सूत्र होता है वो संगठित होता है और विभिन्न स्टेप से न्यूक्लियोसोम, सोलेनोइड से होता है क्रोमेटिन से क्रोमेटिड और लास्ट में गुणसूत्र का निर्माण करता है। तो गुणसूत्र क्या है? यदि आपको कोई परिभाषा पूछे तो क्या बताओगे कि डीएनए की जो सबसे संगठित संरचना है वो क्या कहलाती है? गुणसूत्र कहलाती है। यदि हम गुणसूत्रों को कोशिका में देखना चाहें तो वो हमें कहां पर दिखाई देंगे, कौन सी अवस्था में दिखाई देंगे? सेल साइकिल की कौन सी अवस्था में दिखाई देंगे? वो हमें दिखाई देंगे सेल साइकिल की माइटोटिक फेज में, यानी विभाजन अवस्था में। सेल साइकिल को दो अवस्थाओं में डिवाइड करते हैं हम, इंटरफेज और माइटोटिक फेज। तो इंटरफेज में तो हमें क्रोमेटिन का जाल दिखाई देता है, और यदि माइटोटिक फेज जैसे स्टार्ट होती है तो प्रोफेज के लेट प्रोफेज में हमें गुणसूत्र दिखाई देना स्टार्ट हो जाते हैं, और मेटाफोज में स्पष्ट रूप से हमें मिड प्लेट पर दिखाई देते हैं। तो गुणसूत्र अगर देखना चाहिए तो हम मेटाफेज जो स्टेज आती है जो विभाजन अवस्था की, उसमें हमें स्पष्ट रूप से क्रोमोसोम दिखाई दे जाएंगे। हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में यह भी पढ़ा था कि जो सबसे ज्यादा मोटाई, अगर उसकी मोटाई की बात करें, उसके डायमीटर की बात करें, तो एक क्रोमोसोम का डायमीटर होता है 1400 नैनोमीटर, यानी 1400 नैनोमीटर क्या होता है? इसका डायमीटर होता है। यदि यहाँ पर देखो, अब आपको दो सूत्र दिखाई दे रहे होंगे, दो संरचनाएं हैं, यहाँ पर दो संरचनाएं जुड़ी हुई है बीच में। तो यहाँ पर जो दो सिस्टर क्रोमेटिड है, अर्ध गुणसूत्र, मतलब एक गुणसूत्र दो अर्ध गुणसूत्रों से मिलकर बना है। तो इसमें गुणसूत्र को हम अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट भाग होता है वो सबसे पहला है, वो है क्रोमेटिड या अर्ध गुणसूत्र। क्रोमेटिड या अर्ध गुणसूत्र। तो जब डीएनए पैकिंग होती है तो संगठित होता जाता है क्रोमेटिन से। जब संगठित होता है यानी इंटरफेज का जो जाल होता है वो माइटोटिक फेज में और ज्यादा संगठित होकर वाटर का लॉस करके किसका निर्माण कर लेता है? क्रोमेटिड का निर्माण कर लेता है। अब क्रोमेटिड क्या होता है? अब क्रोमेटिड एक दूसरे क्रोमेटिड के साथ जुड़ जाता है, और कहां से जुड़ता है? सेंट्रोमियर से। तो जो जिस भाग से दो क्रोमेटिड जुड़ते हैं, यानी ये दो क्रोमेटिड जुड़ जाते हैं, जुड़े हुए दोनों क्रोमेटिड को क्या बोलते हैं? सिस्टर क्रोमेटिड। क्या बोलते हैं? सिस्टर क्रोमेटिड। तो ये सिस्टर क्रोमेटिड हो गए दोनों, यानी बहन क्रोमेटिड हो गए या अर्धगुणसूत्र। दोनों अर्धगुणसूत्र हैं सिस्टर क्रोमेटिड, और इन पर सेम प्रकार के जीन पाए जाते हैं, एलील पाए जाते हैं, एक दूसरे के एलील इस पर पाए जाते हैं दोनों क्रोमेटिड पे। अब दोनों क्रोमेटिड कहां पर जुड़ते हैं? उस स्थान को क्या बोलते हैं? सेंट्रोमियर। जिस स्थान पर दो क्रोमेटिड आपस में जुड़ते हैं, दो सिस्टर क्रोमेटिड, उनको बोलते हैं क्या? सेंट्रोमियर। क्या बोलते हैं? सेंट्रोमियर। अब सेंट्रोमियर की बात करें तो सेंट्रोमियर बहुत ही ज्यादा संकीर्ण, मतलब यहाँ पर सिकुड़ा हुआ भाग है। पूरा क्रोमोसोम तो देखे तो वो फूला हुआ है, लेकिन यहाँ पर बहुत ही ज्यादा कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है, यानी संकीर्णता उत्पन्न हो जाती है। इसलिए हम सेंट्रोमियर को प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन या प्राथमिक संकीर्णन, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। तो ये क्या है? सेंट्रोमियर प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन भी इसको बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रथम संकीर्णन होता है जब दो क्रोमेटिड जुड़ते हैं। और ये सेंट्रोमियर के दोनों तरफ क्या पाए जाते हैं? काइनेटोकोर प्रोटीन। क्या पाई जाती है? काइनेटोकोर प्रोटीन। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोटीन है, काइनेटोकोर प्रोटीन। तो काइनेटोकोर प्रोटीन का क्या कार्य है? काइनेटोकोर प्रोटीन क्या करती है? जब दो गुणसूत्र, दोनों अर्ध गुणसूत्र एनाफेज में अलग होते हैं, दोनों अर्धगुणसूत्र एनाफेज में, यानी आप लोग सेल साइकिल में माइटोटिक फेज की अवस्थाएं पता होगी, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। तो एनाफेज में दोनों अर्धगुणसूत्र अलग होते हैं,
तो अलग होते हैं, तो अलग करने के लिए जो काइनेटिक और प्रोटीन से क्या आकर जुड़ जाते हैं, स्पिंडल फाइबर। ये आप देख सकते हो, ये स्पिंडल फाइबर आकर जुड़ जाते हैं, स्पिंडल फाइबर आकर जुड़ जाते हैं, जो किससे जुड़ते हैं, काइनेटिक और प्रोटीन। और काइनेटिक और प्रोटीन कहां पर पाई जाती है, सेंट्रोमियर के बाहर पाई जाती है, और ये दोनों को अलग अलग कर देती है, दोनों अर्धगुणसूत्रों को अलग अलग कर देती है। तो सेंट्रोमियर का क्या काम हो गया, सेंट्रोमियर दोनों अर्धगुणसूत्रों को जोड़े रखता है और एनाफेज में दोनों को अलग कर देता है। तो ये सेंट्रोमियर हो गया, इसको हम प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन भी कहते हैं। दो भाग हो गए, एक तो हो गया क्रोमेटिड, यहां पर लिखते जाते हैं। फर्स्ट तो हो गया हमारे पास क्रोमेटिड, पहला तो हो गया क्रोमेटिड, दूसरा हो गया हमारे पास सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर या प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन भी हम इसको बोल सकते हैं, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, सेंट्रोमियर या प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। अब देखो यहां पर आपको एक कॉन्स्ट्रिक्शन और दिखाई दे रहा होगा, जैसे नीचे की तरफ जाए तो एक जगह और संकीर्णता उत्पन्न हो रही है, तो इस संकीर्णता को बोलते हैं सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। क्या बोलते हैं, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन यानी द्वितीयक संकीर्णन, द्वितीयक संकीर्णन, तो इसको बोलते हैं सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन क्या होता है, तो सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन अलग अलग क्रोमोजोम में अलग अलग कार्य करता है, और ज्यादातर क्रोमोजोम में ये क्या होता है, न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजर रीजन, जो न्यूक्लियोलस का निर्माण करने के लिए यहाँ पर विशेष प्रकार के आरडीएनए पाया जाता है, जो न्यूक्लियोलस का निर्माण करता है। जब न्यूक्लियोलस की स्ट्रक्चर मैंने पढ़ाई थी तो उस टाइम जरूर बताया था मैंने यहाँ पर कि एनओआर पाया जाता है, तो न्यूक्लियोलस वाला लेक्चर देखोगे तो आपको ये एनओआर वापस याद आ जाएगा। तो हम सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन को एनओआर भी बोलते हैं, यानी न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन, क्योंकि इसमें न्यूक्लियोलस का जो निर्माण करते हैं वो जीन पाए जाते हैं कहां पर, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन में। तो सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन का काम क्या होता है, न्यूक्लियोलस का निर्माण करना, ज्यादातर क्रोमोजोम में। यदि मानव की बात करें तो मानव में जो न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन पाया जाता है वो 5 गुणसूत्रों पर पाया जाता है। कौन कौन से पर, 13, 14, 15, 21 और 22। इन 5 गुणसूत्रों पर, ये गुणसूत्रों की संख्या है 13 नंबर गुणसूत्र पर, 14 पर, 15 पर, 21 पर और 22 पर क्या पाया जाता है, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन यानी एनओआर पाया जाता है, जो किसका निर्माण करता है, न्यूक्लियोलस का निर्माण करता है। इसके बाद बात करें हम चौथा, आपको इसके सिरे दिखाई दे रहे होंगे जो ज्यादा संघनित है, यानी क्रोमेटिड का जो कैप होती है, अंतिम सिरा होता है, वो क्या होता है, केप की जैसे होता है, टोपी की जैसे होता है। और यदि हम इसको स्टेन करते हैं तो डार्क स्टेन होता है। डार्क स्टेन एक तो सेंट्रोमियर वाला भाग होता है और एक कौन सा भाग होता है, टीलोमियर वाला भाग। तो इसका जो अंतिम सिरा होता है उसको क्या बोलते हैं हम, टीलोमियर। क्या बोलते हैं, टीलोमियर। अब ये टीलोमियर क्या कार्य करता है, बहुत ज्यादा संघनित होता है और इसमें जेनेटिकली एक्टिव जीन बहुत कम पाए जाते हैं, यानी ये हेटेरोक्रोमेटिन इसमें पाया जाता है। हेटेरोक्रोमेटिन में मैं आपको बता चुका हूं, हेटेरोक्रोमेटिन का मतलब वहां पर बहुत ही ज्यादा संघनित डीएनए पाया जाता है और वो डीएनए ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव रहता है, मतलब उसमें म्यूटेशन खूब होता है, जेनेटिकली उसका ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता है। तो ये जो टेलोमियर होता है वो भी बहुत ज्यादा संघनित होता है और इसकी सुरक्षा का कार्य करता है, क्योंकि हमें पता है सेल में विभिन्न प्रकार के एंजाइम होते हैं, जैसे न्यूक्लियेज एंजाइम जो डीएनए को नुकसान पहुंचा सकता है। तो ये न्यूक्लियेज एंजाइम से ये जो सिरे होते हैं इसके, इनको हम क्या बोलते हैं, टीलोमियर। क्या है ये, टीलोमियर, जो प्रत्येक क्रोमेटिड पर 2 पाए जाते हैं दोनों सिरों पर। तो ये टीलोमियर क्या करते हैं, एक तो इनकी सुरक्षा कर रहे हैं न्यूक्लियेज एंजाइम से, और क्या कार्य कर रहे हैं, दोनों गुणसूत्रों को जुड़ने भी नहीं देते, क्योंकि डीएनए आपको पता है एक दूसरे से बाइंड कर सकते हैं, बॉन्डिंग कर सकते हैं। तो ये दोनों सिरों को इस प्रकार से बंद कर देते हैं कि दोनों सिरों को जुड़ने नहीं देते हैं। और जब इसका डीएनए का सिंथेसिस होता है तो इसका निर्माण करने के लिए भी एक विशेष एंजाइम होता है जिसका नाम है टीलोमरेज। टीलोमरेज एंजाइम के द्वारा टीलोमियर का निर्माण होता है। तो टीलोमियर का आपको फंक्शन पता चल गया है। टीलोमियर जो अंतिम सिरा होता है इसका, उसके आधार पर इसका अंतिम सिरा बहुत ज्यादा संघनित होता है और दोनों सिरों को जुड़ने से रोकता है, गुणसूत्र की रक्षा करता है। और एक और देखें हम, लास्ट जो इसका पार्ट होता है वो होता है सैटेलाइट।
क्या होता है? सैटेलाइट। अब देखो सैटेलाइट क्या होता है? सैटेलाइट क्या होता है? ये जो सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन है उसके बाहर कभी कभी क्या होता है, एक उभरा हुआ गुणसूत्र में उभरी हुई संरचना पाई जाती है, जहां पर एडेनिन और थायमिन के ज्यादा न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं, यानी एटी रिच सीक्वेंस ज्यादा पाई जाती है। तो उस भाग को बोलते हैं हम सैटेलाइट डीएनए। उस सैटेलाइट डीएनए दो इंडिविजुअल में अंतर पहचानने में, यानी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में सैटेलाइट डीएनए का काफी यूज होता है। तो सैटेलाइट डीएनए में विशेष प्रकार के सीक्वेंस पाई जाती है, एटी रिच सीक्वेंस, इसलिए हम इसको सैटेलाइट डीएनए कहते हैं। और जिसमें सैटेलाइट पाया जाता है जिस गुणसूत्र में, उसको सेट क्रोमोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं? सेट क्रोमोसोम। तो ये 5 भाग मुख्य होते हैं गुणसूत्र के। कौन कौन से? क्रोमेटिड, सेंट्रोमियर, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन, टेलोमियर और सैटेलाइट। अब एक बात और करें यहाँ पर, ये सेंट्रोमियर जो होता है, इस सेंट्रोमियर की संख्या और पोजीशन के आधार पर हम गुणसूत्र अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। तो सेंट्रोमियर की संख्या ओ के आधार पर और गुणसूत्र इनकी पोजीशन के आधार पर हम अलग अलग प्रकार के गुणसूत्रों की बात करते हैं। तो देखो ज्यादातर जो गुणसूत्र होते हैं उनमें सिर्फ एक ही सेंट्रोमियर पाया जाता है। तो इस प्रकार के गुणसूत्रों को बोलते हैं हम मोनोसेंट्रिक गुणसूत्र। क्या बोलते हैं? मोनोसेंट्रिक गुणसूत्र। जिन गुणसूत्रों पर या जिन क्रोमोसोम पर सिर्फ एक ही सेंट्रोमियर पाया जाता है उसको बोलते हैं मोनोसेंट्रिक गुणसूत्र। दूसरा बात करें, कई बार दो सेंट्रोमियर पाए जाते हैं कई गुणसूत्रों में, तो उनको बोलते हैं डाइसेंट्रिक गुणसूत्र। क्या बोलते हैं? डाइसेंट्रिक गुणसूत्र। कई बार क्या होता है, डाइसेंट्रिक से भी ज्यादा, कई बार पॉलीसेंट्रिक, 2 से भी अधिक गुणसूत्र पाए जाते हैं, सेंट्रोमियर पाए जाते हैं, तब उसको बोलते हैं पॉलीसेंट्रिक। क्या बोलते हैं? पॉलीसेंट्रिक क्रोमोसोम। कई बार क्या होता है, ये जो सेंट्रोमियर अनुपस्थिति रहता है, गुणसूत्र पर सेंट्रोमियर पाया ही नहीं जाता, इस कंडीशन को बोलते हैं एसेंट्रिक कंडीशन। क्या बोलते हैं? एसेंट्रिक कंडीशन। ये कई एग्जाम में पूछा था, सेंट्रोमियर के आधार पर गुणसूत्र कितने प्रकार के होते हैं, संख्या के आधार पर, तो अलग अलग प्रकार के हो गए। ये एक पाया जाता है तो मोनोसेंट्रिक, 2 पाए जाते हैं तो डाइसेंट्रिक, 2 से अधिक पाए जाते हैं तो पॉलीसेंट्रिक, अगर अनुपस्थित होता है तो एसेंट्रिक। और कई बार क्या होता है, ये जो सेंट्रोमियर होता है वो कोई विशेष स्थान पर न पाया जाकर पूरे गुणसूत्र पर फैला हुआ रहता है और पूरे गुणसूत्र को जोड़कर रखता है, इससे फ्री नहीं रहता है वो, तो इस स्थिति को कहते हैं डिफ्यूज्ड क्रोमोसोम। तो ये तो हो गया उसकी संख्या के आधार पर कि उसकी संख्या अलग अलग होती है। तो संख्या के आधार पर अलग अलग प्रकार का हो गया मोनोसेंट्रिक, डाइसेंट्रिक, पॉलीसेंट्रिक, एसेंट्रिक और डिफ्यूज्ड। अब इसकी पोजीशन के आधार पर भी गुणसूत्र अलग अलग हो सकता है। तो पोजीशन के आधार पर बात करें तो देखो पोजीशन गुण सेंट्रोमियर की कौन सी है, तो ज्यादातर तो ये बीच में पाया जाता है, लेकिन अलग अलग क्रोमोसोम में अलग अलग स्थान पर पाया जाता है। अगर क्रोमोसोम की वेराइटी की बात करें तो एक सेल में ही अलग अलग प्रकार के क्रोमोसोम पाए जाते हैं, अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग प्रकार के क्रोमोसोम पाए जा सकते हैं। तो पोजीशन, यदि हम सेंट्रोमियर की पोजीशन के आधार पर बात करें तो पोजीशन के आधार पर बात करें तो सबसे पहले होता है पोजीशन के आधार पर, जैसे कई बार क्या होता है, ये सेंट्रोमियर ऊपर की तरफ पाया जाता है, गुणसूत्र क्रोमेटिड के ऊपर की तरफ, तो ऐसी कंडीशन रहती है जैसे ये गुणसूत्र है, इस प्रकार का डायग्राम बनेगा उसका, क्योंकि इसमें जो सेंट्रोमियर है वो बिल्कुल सिरे पर है, और इस कंडीशन को बोलते हैं टीलोसेंट्रिक। क्या बोलते हैं? टीलोसेंट्रिक। इस कंडीशन को बोलते हैं टीलोसेंट्रिक, यानी जो सेंट्रोमियर है वो क्या है, बिल्कुल सिरे पर है, इस कंडीशन को बोलते हैं टीलोसेंट्रिक। दूसरा आता है एक्रोसेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक में क्या होता है, ये गुणसूत्र सिरे पर न पाया जाकर उससे थोड़ा नीचे रहता है, ऐसी कंडीशन बनती है। उस स्थिति में इस प्रकार की कंडीशन बनती है। तो इसका एक भुजा, तो गुणसूत्र की एक भुजा तो क्या होगी, अत्यंत छोटी होगी और दूसरी बड़ी होगी, बहुत ज्यादा बड़ी होगी। तो इस प्रकार के गुणसूत्र को क्या बोलते हैं हम, एक्रोसेंट्रिक। फिर आता है
सब मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक। सब मेटासेंट्रिक क्या होता है? देखो कई बिल्कुल बीच में ना पाया जाकर बीच से थोड़ा ऊपर रहता है, तब उस कंडीशन को क्या बोलते हैं हम? सब मेटासेंट्रिक। तो इसमें एक भुजा तो बड़ी बनेगी और उसमें एक भुजा उससे थोड़ी छोटी बनती है, तो इस कंडीशन को बोलते हैं सब मेटासेंट्रिक। अब इसमें मध्य में भी तो नहीं है, लेकिन मध्य से थोड़ा ऊपर है, तो इस कंडीशन को बोलते हैं सब मेटासेंट्रिक। और चौथी कंडीशन और लास्ट कंडीशन होती है मेटासेंट्रिक। कौन सी होती है? मेटासेंट्रिक। तो मेटासेंट्रिक कंडीशन सबसे कॉमन कंडीशन होती है, जिसमें उसकी दोनों भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। दोनों भुजाएं कैसी होती है? बराबर होती है। तो जब बिल्कुल मध्य में सेंट्रोमियर पाया जाता है तो इस कंडीशन को बोलते हैं मेटासेंट्रिक। तो ये है किसके प्रकार? क्रोमोसोम के अलग अलग प्रकार। किसके आधार पर? इसकी सेंट्रोमियर की पोजीशन के आधार पर। संख्या के आधार पर देख लिया, पोजीशन के आधार पर देख लिया, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो ये थी स्ट्रक्चर ऑफ द क्रोमोसोम। क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर देख ली। 5 मुख्य भाग पाए जाते हैं: क्रोमेटिड, सेंट्रोमियर, टीलोमियर, सेकेंडरी क्रोमोसोम और सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन और सैटेलाइट। तो ये होता है क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र। गुणसूत्र की परिभाषा की बात करें तो क्या बोलोगे आप? डीएनए की अत्यधिक संगठित संरचना ही क्या कहलाती है? गुणसूत्र कहलाती है, जो हमें विभाजन अवस्था में दिखाई देती है, इंटरफेज में कभी नहीं दिखाई देती है। तो इसे कहते हैं हम क्रोमोसोम। तो आई होप ये वीडियो लेक्चर, इसकी स्ट्रक्चर आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। यदि अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं मुझसे, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो यूनिक लाइफ साइंसेज पे जो चैनल का बटन दिख रहा है सब्सक्राइब का, उसको दबा दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए जो इस स्ट्रीम से हैं, सीएसआई नेट की तैयारी कर रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं। तो लाइफ साइंस के मैं सभी टॉपिक्स को सभी डीप से कवर कर रहा हूं। तो यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो मिलते हैं इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद, बाय।